दोस्तों नमस्कार। डीवीएसयूएल क्लासेज में आपका स्वागत है और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जो पूर्णतः एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में 66 यूनिट है और इन 66 यूनिट को मैंने 6 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला भाग अपना भौतिक भूगोल है और उसमें 16 यूनिट है। दूसरा भाग भारत का भूगोल है, उसमें 11 यूनिट है। तीसरा भाग अपना प्रायोगिक भूगोल है, उसमें भी 11 यूनिट है। चौथा भाग मानव भूगोल है, उसमें 19 यूनिट है। और पांचवा भाग अपना आर्थिक भूगोल है, उसमें 5 यूनिट है। छठा भाग अपना राजस्थान का भूगोल है, उसमें 4 यूनिट है। टोटल अपनी 66 यूनिट है और अपनी 2 भाग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। भौतिक भूगोल की 34 क्लास और भारत के भूगोल की 16 क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखना है। तीसरा भाग अपना प्रायोगिक भूगोल चल रहा है। प्रायोगिक भूगोल यूनिट 24 से यूनिट 31, 64, 65, 66 के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके जो कमेंट आ रखे हैं मैं पहले उनका जवाब दे देता हूं। देखिए दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए। आप पूछ रहे हैं मुझे बार बार क्या सर आप 66 यूनिट पूरी कंप्लीट करवा पाओगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि मैं पूरी 66 यूनिट आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी 3-4 क्लास और लगाएंगे हम ये प्रायोगिक भूगोल की। तो 7वीं आज की अपनी 6 क्लास हो चुकी है और ये 7वीं क्लास है। 3-4 क्लास और अपनी रहेगी इसकी, फिर अपना मानव भूगोल चालू कर देंगे हम। तो मानव भूगोल की शुरुआत कर देंगे या फिर जो संसाधन भूगोल अपने तो आर्थिक भूगोल है उसकी शुरुआत कर देंगे। तो आज ये दोस्तों एक बात और है, देखिए कि आज जो एसआई का पेपर हुआ था कल 5 तारीख को, तो 5 तारीख को जो एसआई का पेपर हुआ अपने जो एक क्लास अपने जीके की अपने डाल रखी है जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाली है, जो एक क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। तो 10% ही करवाए मैंने बस उसमें से केवल, और 10% में से 2% अपनी एसआई एग्जाम आरपीएससी में पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ बता देता हूँ, ये एसआई का पेपर है। ये देखिए ये एसआई का पेपर है, 5 तारीख को हुआ था ये। तो इसी में अपने 2% है, 10% ही करवाए थे मैंने आपको, और उन 10% में से 2% है वो हूबहू छप गए इसमें। एक तो ये दुर्ग वाला, दुर्गों के प्रकार, और एक ये जो शासकों वाला, मैंने शासकों वालों का ये 2-3% ये भी करवाऊंगा, और आगे ये जालोर के चौहान है ये भी कराऊंगा। तो ये कुल मिला के देखो 10% मैंने करवाए हैं और 2% आ गए हैं अपने। तो अगर आपने ये जीके वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखना है। और दूसरी क्लास है अपनी, उस पर काम चल रहा है, देखिए उसको भी मैं तैयार करने में लग रहा हूँ। और जैसे ही अपने पर्सन बन जाएंगे तो मैं ऐसे तो देखो एक दिन में बना के आपको बता दूं अपन इसमें क्या है। देखो मैंने 10% बताए और 2% ये आ गए इसमें से। तो आपको थोड़ा एक धैर्य रखना है और मैं बहुत जल्द दूसरी क्लास भी अपनी अपलोड कर दूंगा। और एक करेक्शन भी करना है दोस्तों, करेक्शन करना है भारत के भूगोल में। और वो करेक्शन करना है दोस्तों जो अपने भारत के भूगोल की जो जो बुक्स है वो भी पर्सन है, ये आरपीएससी में अभी एसआई में पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये जो अपने जो 18 जीवमंडल निश्चय हैं जो आरक्षित क्षेत्र है, उनमें से जो 12 है वो यूनेस्को की सूची में है। तो अब ये किताब में 12 दे रखे हैं, परंतु अभी नया एक और उसका जो यूनेस्को की सूची में आया है। तो देखिए मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, देख भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है जो 18 है भारत में, तो 18 में से अभी 13 को यूनेस्को की जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इनको शामिल कर लिया गया। अब मैं ये छपने वाला एक प्रश्न बताता हूँ आपको। तो 13वां जो अपना नया जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है वो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल वाला है, और ये है हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट जो शीत मरुस्थल है वो हिमाचल में है, और 13वां है ये जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और ये करेक्शन भी आपको करना है, ये 13 करना है वहाँ, क्योंकि किताब में अपने 12 प्रिंट हो रखा है। और नहीं अभी ये उस टाइम 12 ही थे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये करेक्शन करना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और बहुत सारे भारत के भूगोल में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएससी में।
तो आप निश्चिंत रहिए, बस आपको ये बार बार इनका अध्ययन करते रहिए, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इनमें से। अभी जो आरपीएससी ने जो अभी जो लेटेस्ट जो आईएसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही पर्सन हूबहू छप रहे हैं वो। तो एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी है वो पर्सन बिल्कुल कर रहा है। तो आपको भी ये विश्वास रखना है, ये अपना 10+2 का है एग्ज़ाम है, लैब असिस्टेंट का है, आरएसएस भी करवा रही है। तो ये एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं रहेगा, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, शुरुआत से यही कह रहा हूँ मैं आपको। तो करते हैं शुरुआत। प्रश्न संख्या 88 है, निम्न में से वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सी तापमापी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, ऑप्शन बी में सूक्ष्म एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, और ऑप्शन सी में पवन वेग मापी तथा वात दिग्दर्शी, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बी ऑप्शन है इसका, सूक्ष्म एवं आर्द्र बल्ब तापमापी। प्रश्न संख्या 89 है, चाक्षुष व्याख्या तकनीक में निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो चाक्षुष व्याख्या तकनीक में ऑप्शन ए में धरातलीय लक्ष्यों की स्थानीय व्यवस्था, और ऑप्शन बी में प्रतिबिंब के रंग परिवर्तन की आवृत्ति, ऑप्शन सी में लक्ष्यों का अन्य लक्ष्यों के संदर्भ में, और ऑप्शन डी में आंकिक बिंब परक्रमण। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार कौन से हैं? तो कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर ऑप्शन ए में ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, ऑप्शन बी में अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, और ऑप्शन सी में अति तिर्यक फोटोग्राफ। तो ये तीनों ही प्रकार कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से प्रथम वायु फोटो कब व कहाँ लिया गया था? तो ऑप्शन ए में 1858 ईस्वी फ्रांस में, और ऑप्शन बी में 1958 ईस्वी जर्मनी में, और ऑप्शन सी में 1758 ईस्वी भारत में, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1858 में फ्रांस में पहली बार गुब्बारे के द्वारा ये वायु फोटो लिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 92 है, निम्न में से वायु फोटो एवं मानचित्र के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में वायु फोटो में विवर्धन या लघुकरण किए जाने पर इसकी विशेष सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जाता है। तो ऑप्शन बी में मानचित्र को पुनः निर्मित कर ही विवर्धन या लघुकरण किया जा सकता है, और ऑप्शन सी में अगम्य एवं आवासीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए वायु फोटो उपयोगी होता है, और ऑप्शन डी में अगम्य एवं आवासीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना बहुत कठिन है तथा कभी कभी ये असंभव भी होता है। तो ये दोस्तों वायु फोटो और मानचित्र के बारे में चारों ही कथन सत्य है, और ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 93 है, निम्न में से सुदूर संवेदन की अवस्थाएं हैं? तो ऑप्शन ए में ऊर्जा का स्रोत जो सूर्य या सौर उत्सर्जित अवस्था है, ऑप्शन बी में ऊर्जा का संचरण जो स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक है, और ऑप्शन सी में पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया है, और ऑप्शन डी में परावर्तित एवं उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिसूचन है। तो ये चारों 8 अवस्थाएं हैं दोस्तों, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। 4 अवस्थाएं अगली क्लास में। तो ये 8 अवस्थाएं हैं सुदूर संवेदन की, दे रखा है एनसीईआरटी में, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पूछने में पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर कितने प्रकाश की गति से पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है? तो ऑप्शन ए में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, ऑप्शन बी में 1 लाख किलोमीटर प्रति मिनट की दर से, ऑप्शन सी में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 95 है,
निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए में हेसयूर है, वो मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को लंबवत काटती हुई महत्तम ढाल की दिशा में खींची गई छोटी सरल रेखाएं हैं, जिन्हें हेसयूर कहा जाता है। और ऑप्शन बी में अनुप्रस्थ परिच्छेद है, वो किसी सरल रेखा पर ऊर्ध्वाधर कटी हुई भूमि का पार्श्ववर्ती चित्र है, यानी पार्श्ववर्ती चित्र है। ऑप्शन सी में स्थलाकृतिक मानचित्र है, वो भू सतह के प्राकृतिक एवं मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला बड़ी मापनी पर खींचा गया एक छोटे क्षेत्र का मानचित्र है। और ऑप्शन सी में समोच्च रेखाएं अंतराल है, वो दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर है, इसे ऊर्ध्वाधर अंतराल भी कहते हैं। तो ये चारों ही सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। और प्रश्न संख्या 96 है, एक इंच के द्वारा एक गज व्यक्त होता है, निम्न मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलिए। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसका बता देता हूँ 1 मिनट में मैं आपको। देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक गज है, पहले तो 1 इंच है, तो 1 इंच बराबर 1 गज है, तो इस गज को भी इंच में बनाना पड़ेगा। तो एक गज में 3 फीट होती है, 3 फीट होता है, ठीक है। तो 1 फीट में कितनी इंच होती है? 12 इंच। तो एक गज में कितनी होगी? 36 इंच हो गई। तो 1:36 हो गया इसका। तो ये थोड़ा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। पहले बराबर कर लो, दोनों को समान इकाइयां बना लो। 1 इंच में है गज, ये इंच में है, तो इसको भी इंच में बनाना पड़ेगा। इसके द्वारा ये निर्धारित होगा। ये इंच में है तो इसको भी फिर इंच में बनाना पड़ेगा। तो 1 गज में 3 फीट होता है, 3 फीट 1 फीट के अंदर 12 इंच होती है, तो 3 फीट के अंदर 36 इंच हो गई। तो 1:36 निरूपक भिन्न हो गई। तो ऑप्शन 20 का सही है। प्रश्न संख्या 97 है, प्रथम बार वायु फोटो खींचने के लिए वायुयान का प्रयोग कब हुआ, कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए में 1910 भारत में, ऑप्शन बी में 1909 इटली में, और ऑप्शन सी में 1909 जर्मनी में, ऑप्शन डी में 1911 फ्रांस में। तो दोस्तों 1909 इटली के अंदर वायुयान के द्वारा फोटो, जो वायु फोटो है वो ली गई थी ऊपर से। तो प्रश्न संख्या 98 है, भारत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में कानपुर, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में जयपुर, ऑप्शन डी में दिल्ली। तो हैदराबाद में है दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही है। प्रश्न संख्या 99 है, 99, भारत में मौसम वेधशालाओं को उनके यंत्रों तथा प्रतिदिन लिए गए परीक्षणों की संख्या के आधार पर कौन से वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, ऑप्शन बी में पवन वेग मापी तथा वात दिग्दर्शी, ऑप्शन सी में सूक्ष्म एवं आर्द्र बल्ब तापमापी, ऑप्शन डी में वर्षा मापी व वायुदाब मापी। तो 5 भागों में इनको बांटा गया है। तो 3 ये, एक ये वर्षा मापी, एक वायुदाब मापी। तो 5 है, ये ऑप्शन डी इसका सही है। ध्यान में रखना है इस प्रश्न को भी। तो प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए वर्षा को मौसम के ये प्रतीक जो चिन्ह है वो है, तो वर्षा को बिंदु के द्वारा, और धूल भरी आंधी को ये संख्या 8 है, वो उस तरह का है। ये 8 तो नहीं है, पर ये उस तरह का ही है। ऑप्शन सी में, अब हमें तो याद रखना है, चाहे कुछ भी हो याद रखना पड़ेगा। जो अदड़ है उसको इस जो प्रतीक से दर्शाया गया है। और ओला है, जो ओला को नहीं, ये ओला है, इसमें त्रिभुज ब्लैक होता है पूरा अंदर से ये इसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही है। याद रखने पड़ेंगे ये दोस्तों। तो 100 की सीरीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और प्रश्न संख्या 1, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्र बृहद मापनी पर पूरे विश्व के लिए कौन सी मापनी पर बनाए जाते हैं? तो 1:10 लाख, 1:2 लाख 50,000, और 1:5 लाख, और 1:6 लाख। तो दोस्तों 2 पर ए और बी 1:10 लाख और 1:2 लाख 50,000 पर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही है। और आज का ये अंतिम प्रश्न दोस्तों,
निम्न में से कौन से मानचित्र पर ऊंचावच को समोच्च रेखाओं द्वारा प्रकट किया जाता है? तो ऑप्शन ए में सांस्कृतिक मानचित्र को, ऑप्शन बी में आर्थिक मानचित्र को, ऑप्शन सी में स्थलाकृतिक मानचित्र को और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्थलाकृतिक मानचित्र को, तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।